नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। कॉलेज ही भी लेता का देखो कहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे कि यद्यपि चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष जो है 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। चोलों का जो आपका राजनीतिक उत्कर्ष है 10वीं शताब्दी के मध्य यानी बीच में प्रारंभ होता है, परंतु इनका प्रारंभिक जो इतिहास है ये आपको संगम युग 3री शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है। चोलों का जो नाम है आप संगम युग में भी यहाँ पे आता है, 3री शताब्दी से ही आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। और 10वीं शताब्दी के मध्य में ये काफी शक्तिशाली होकर उभर चुके थे। संगमकालीन साहित्य में चोल जो नरेश है, ठीक ना, 2 चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख होता है। खासकर संगमकालीन साहित्य में 2 चोल नरेश, पहला है करिकाल, दूसरा है कोचेन गान, ठीक ना, करिकाल जी का, और एक और है कोचेन गान इनका। तो संगम युगीन चोलों में करिकाल महानतम नरेश थे, ठीक ना। संगम जब काल चल रहा था 3री शताब्दी में, तो उस समय जो करिकाल थे सबसे महानतम साम्राज्य में थे, एक प्रकार से संस्थापकों में से आते थे। चोल जो राष्ट्र है या चोल मंडल पेन्नार तथा कावेरी नदियों के बीच पूर्वी द्वार समुद्र पर स्थित था। चोल जो है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जो थंबनेल मैंने लगा रखा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पे इस साइड में स्थित था। अब यहाँ देखेंगे कि चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में यहाँ पे होता है, मतलब उदय उत्थान होना। देखिए स्थापित तो संगम युग में ही हो गया था, लेकिन एक होता है कि स्थापित हो चुकी है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है अभी स्थापित हो रहा है, अभी 2 4 7 10 20 50 यही आते हैं, ठीक ना। ये स्थापित है, इसका एक विकसित वाला भी आएगा, ठीक ना, लेकिन अभी बेस पीरियड है। तो उसी तरह से यहाँ पे सेम वही चीज़ है। चोल साम्राज्य का उदय जो है 9वीं शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय जी ने किया था। तो विजयालय चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। अब यहाँ देखेंगे कि 850 से लेके 887 ईस्वी तक विजयालय का शासनकाल 850 ईस्वी से लेके 887 ईस्वी तक है। उन्होंने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण की। सबसे पहले ध्यान दे देंगे कि चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय जी ने किया था। विजयालय ने इसका विजयालय जी का शासनकाल जो है 850 से 887 ईसा पूर्व में है, और उन्होंने तंजौर पे या तंजावुर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि धारण कर ली। तो विजयालय जो है पल्लवों के सामंत थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि विजयालय पल्लवों के सामंत थे, यानी पल्लव के अधीन पल्ले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब पल्लव डाउन हुए तो ये अपने आप को शक्तिशाली बना लिए, ठीक ना। ये अक्सर उस जमाने में अक्सर होता था कि एक राजा है जो आज शक्तिशाली है, 50 साल 100 साल के बाद देखिएगा उसका सामंत है वही बहुत तेजी से अपना पावर बढ़ाता गया, अपनी शक्तियों को वृद्धि करता गया, और वो भी उसने अपने छोटे से सामंत से शुरुआत की, एक बादशाहत का रूप ले लिया। ये चीज होता रहता है, समय है सब। आदित्य प्रथम जो है 880 से लेकर 907 ईसा पूर्व, ठीक है। आदित्य प्रथम जो है 880 से लेकर 907 ईस्वी इनका शासनकाल है। इन्होंने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया, ठीक ना। चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किसने बनाया? आदित्य प्रथम जी ने बनाया। 880 से लेके 907 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। अब पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में आदित्य ने कुंड राम की उपाधि धारण की। अब देखिए पल्लव के पहले कौन सामंत हुआ करते थे? विजयालय सब सामंत हुआ करते थे। अब यहाँ पे जब ये शक्तिशाली हो गए तब ये पल्लव को ही परास्त करने लगे, और आदित्य ने कुंड कोदंडराम की उपाधि धारण की आदित्य प्रथम जी ने। और द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम ने के समय हुई थी। तो द्रविड़ देश, द्रविड़ यानी कि पूरा जो साउथ इंडिया है जो त्रिभुज के समान है, ठीक ना। तो द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य, चोलों का एक मन प्रभुत्व की स्थापना परांतक प्रथम ने, वास्तव में किसने की? परांतक प्रथम ने। इसका शासनकाल क्या है? 907 से लेकर 953 ईस्वी तक परांतक प्रथम हुआ करते थे, तो उनके समय में हुई थी। उन्होंने मदुरा के जो पांड्य राजा को हराया। किसको हराया? मदुरा के पांड्य राजा को हराया, और मदुरै कुंड की उपाधि धारण की। मदुरै कुंड की उपाधि धारण की परांतक प्रथम जी ने। अब यहाँ देखेंगे कि 915 में परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में
पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह से वेल्लूर ने हराया था 915 में परांतक जी ने, ठीक ना। दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण, ठीक ना, दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोल और श्रीलंका के मध्य एक लंबे संघर्ष का प्रारंभ परांतक प्रथम के शासनकाल से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश थे कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया। 949 ईस्वी में क्या हुआ कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंग एक राजवंश था, ठीक ना, तो गंग राजवंशों की सहायता से चोलों पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और तोकल्लम के युद्ध में चोलों को बहुत बुरी तरह से पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक ना। छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे, अपना शौर्य का बखान करते थे कि हम वीर हैं तो हम वीर हैं तो हम हैं। कभी कोई किसी का इस इलाका जीत लिया, कोई 50 साल बाद ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उसका पूरा राजधानी लूट लिया, ये सब चला करता था, ठीक ना। अब इसके बाद देखेंगे 985 से लेके 1014 ईस्वी तक राजराज प्रथम, क्या नाम था, राजराज प्रथम, ठीक ना। 985 से लेके 1014 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो 985 में राजराज की राज्यारोहण के साथ चोल इतिहास की महानता का युग यहीं से प्रारंभ होता है, राजराज से ही प्रारंभ होता है। अब उसने सर्वप्रथम चेरों की जो नौसेना को कंडलूर में परास्त किया। चेरवंश, चोलवंश, पांड्यवंश तीन थे। तो चेर जो राजराज प्रथम थे, याद रखिएगा कि राजराज प्रथम ने चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया और इस विजय के उपलक्ष्य में कांडलूर, सालय, कल, मतरूत की उपाधि धारण की, ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में उनकी जो उपाधि है कांडलूर, सालय, कल, मरुत। देखिए साउथ इंडिया के जो नाम है बहुत ही टिपिकल नाम होते हैं, उसको 2 या 3 में मिला के जब पढ़िएगा तो आपको बहुत आसानी से वो समझ में आ जाएगी। जैसे कांडलूर, सालय, कल, मरुत, इस तरह से पढ़िएगा तो ये याद रह जाएगा, ठीक ना। तो उपाधि धारण की थी राजराज प्रथम ने। इसके बाद उसने चालुक्य, मदुरा, पांड्य, दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं को भी पराजित किया। तो गंग शासक कहाँ थे, मैसूर में, दक्षिणी मैसूर। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक वाले इलाके में, ठीक ना, वहाँ पे इनका शासन था। केरल में चेर राजवंश हुआ करता था, केरल में, ठीक ना। तो केरल चेर राजवंश तथा पांड्य राज्य से अधिकार करने के पश्चात राजराज ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, ठीक ना। अब राजराज चूंकि महान था, उसने चेरों को भी हराया, पांडवों को भी हराया, ठीक ना। और उसके बाद उसने श्रीलंका पे भी अटैक किया। अब उस समय वहाँ के जो शासक थे महेंद्र पंचम, ठीक ना, उसको युद्ध में इन्होंने पराजित किया। हाल ही में एक फिल्म आई थी पनीर सेल्वम द्वितीय, सेकेंड, बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक ना। ऐश्वर्या राय भी थी और साउथ के कई एक्टर थे जाने पहचाने, तो मैंने भी देखी थी, बहुत अच्छा लगा। उसके पार्ट 2 का भी इंतजार कर रहा हूँ, ठीक ना। देखिए बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और उसे मोमडी चोल मंडलम का नाम दिया। तो राज ने क्या किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग जिधर जाफना वाफना है, एलिफेंटा दर्रा है, तो उस वाले इलाके पे कब्जा करके वहीं पे मोमडी चोल मंडलम नाम का एक राजधानी भी बनाया। इसके बाद राजराज के अनुराधापुर के स्थान, ठीक ना, राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पुल्लनरुवा को अपनी राजधानी बनाई तथा इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा कि जयनाथ मंडलम रखा, ठीक ना। राजराज ने क्या किया, अनुराधापुर, ठीक ना, आज भी है अनुराधापुर, एक जगह है श्रीलंका में, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, तो उसके स्थान पे पुल्लनरुवा को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक ना। और इसका नाम जो है जयनाथ मंडलम रखता है। राजराज ने वेंगी के जो अपदस्थ राजकुमारों जिसमें शक्तिवर्मन और विमलादित्य को चोटभीम के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। पहले भी कई बार लड़ाई हुआ करते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे वेंगी के जो अपदस्थ राजकुमार थे शक्तिवर्मन और विमलादित्य को इन्होंने चोट भीम, एक वहाँ का जिसने जबरदस्ती वहाँ पे कब्जा कर लिया था, उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया। उसने भीम को पराजित करके शक्तिवर्मन को वेंगी का राजा बना दिया, ठीक ना। उसने ये जो चोट भीम था उसको हराकर और शक्तिवर्मन को वहाँ का राजा बना दिया। अब वेंगी उसका एक संरक्षित अधीन राज्य के समान हो चुका था। चोल अभिलेखों से विदित है कि राजराज ने कलिंग सहित 12,000 पुराने द्वीपों वाले सामुद्रिक प्रदेशों जिसकी पहचान लक्षद्वीप और मालदीव के साथ की गई विजिट किया है। तो चोल अभिलेखों में राजराज प्रथम के द्वारा मालदीव
लक्षद्वीप ये सब की विजय की वर्णन किया गया है। राजराज ने अपनी यशस्वी विजयों के समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया है। यह विजय उसकी नौसेना की अद्भुत उपलब्धि थी। तो राजराज के समय चोलों की जो नौसैनिक शक्ति थी वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी, इसीलिए तो मालदीव तक पहुंच गए। अब मालदीव में आज भी तमिल मूल के ढेर सारे लोग हैं, क्योंकि पहले से ही संपर्क रहा है। राजराज के श्रीलंका विजय दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार को अपने अधिकार में लाने के उद्देश्य से किया गया था। भारत में देखिए, भले ही भारत में जो साउथ वाले जो राज्य हैं, खासकर चोल वाले जो राज्य हैं, इनकी जो विदेशी व्यापार है, मालदीव से भी है, श्रीलंका से भी है, इधर सुमात्रा से भी है, जावा से भी है, इंडोनेशिया वाले इलाकों से भी है, तो उस सब के सब चोल काल में ही स्थापित किए गए थे, ठीक ना। हाँ, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। उन्होंने श्रीलंका विजय की स्मृति में वहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया। तो राजराजेश्वर जो थे, या मंदिर के नाम से भी स्थापित किए हैं। तो राज प्रथम जो थे, ये कहीं ना कहीं भगवान शिव के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं, उनके प्रति वो एक प्रकार का भक्तिभाव रखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि 1000 ईस्वी में उसने भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया, ठीक है। तो भूमि का साउथ इंडिया में सर्वेक्षण किसने कराया? तो राजराज जी ने करवाया। और संपूर्ण साम्राज्य को स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन भी दिया। स्थानीय स्वशासन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा राजराज के शासनकाल में ही मिला था। अब देखेंगे कि ग्राम सभाओं और स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके हिसाब की जांच पड़ताल की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई थी, ठीक ना। जो भी देखिए, चोल काल जाना जाता है अपने स्थानीय प्रशासन के लिए, खासकर अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे ग्राम सभाओं की जिक्र है स्वशासित निगमों द्वारा, यानी जो नगर पालिका टाइप के हो गए, जो शहर या नगर टाइप के हो गए, ठीक ना, उनके द्वारा सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक ना। तो कहीं जो पैसे आम जनता से इकट्ठा है, तो उस पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है भाई? तालाब पे खर्चा हो रहा है कि नहीं, बाग बगीचों पे खर्चा हो रहा है कि नहीं, कृषि पे उन्नति हो रही है कि नहीं, इन सभी को देखने के लिए जांच पड़ताल की व्यवस्था भी की गई है। अब चोल स्थापत्य कला के क्षेत्र में राज का जो योगदान है सर्वथा नवीन है। और तंजौर में उसके द्वारा बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, ठीक ना, शिव मंदिर है, ठीक ना, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, ठीक ना, एवं भवन तमिल स्थापत्य में सर्वाधिक सुंदर स्मारकों में से एक माना जाता है, ठीक ना। उसके बाद उसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागापट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति भी यहाँ पे दी थी, ठीक ना। शैलेंद्र शासक थे, शैलेंद्र का मतलब हो गया आपका इधर इंडोनेशिया वाला, जावा सुमात्रा वाला, ठीक ना। तो वहाँ के थे श्री विजय के शैलेंद्र शासक, श्री विजय यानी उस वाले इलाके में, ठीक ना। श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागापट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। अब राजराज प्रथम का काल एक दूत मंडल चीन भी गया हुआ था। राजराज प्रथम के काल में ही एक दूत उन्होंने समुद्री रास्ते से, ये मलक्का वाला जो अथी है, जल डमरू मध्य है, ठीक ना, गौर से जियोग्राफी को देखिएगा, मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें मलक्का स्ट्रेट है, तो उस वाले रास्ते से इसने भेजे थे राजराजन में, वहाँ चीन में दूत भी भेजे थे, ठीक ना। इसके बाद उसने अभिलेखों में ऐतिहासिक प्राकथन यानी प्रशस्ति के साथ प्रारंभ करने का प्रथा का भी सूत्रपात किया था। तो राजराज प्रथम के ही शासनकाल में हम लोग देखते हैं यहाँ प्रशस्ति जो लिखी जाती थी, पत्थरों पे लिखी जाती थी, ताम्र पत्रों पे लिखे जाते थे, तांबे के जो प्लेट होते थे उन पे लिखी जाती थी, ठीक है, चांदी के, सोने के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया गया था। इसके बाद इसने क्या किया, इनको मुम्माडी चोलदेव, जयगोंड, चोल मार्तंड आदि की उपाधियाँ भी प्राप्त हो गई, ठीक ना, इन्होंने अपने हाथ से लिया था। देखिए, राजराज प्रथम के बाद आते हैं अगले राजेंद्र प्रथम जी। तो राजेंद्र प्रथम जी का जो शासनकाल है 1012 से लेके 1044 तक है, ठीक ना, 1012 से 1044 तक है। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका जो योग्यतम पुत्र, सबसे योग्य पुत्र था, राजेंद्र प्रथम सम्राट बनते हैं। उन्होंने अपने पिता की जो साम्राज्यवादी नीति है उसको आगे बढ़ाया, ठीक ना, ये चीज़ उसने अपने शासन के 5वें वर्ष यानी 1017 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया और वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहाँ 12 वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। पहली बार ऐसा हुआ कि चोल शासकों ने श्रीलंका के जो राजा था उसको, ठीक ना, युद्ध में हराया और जेल में ही
वो 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर स्थित जो द्वीप है सदी मनतीब नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया और चोल शासक द्वारा यह पश्चिम में सर्वप्रथम अभियान था। यानी लक्षद्वीप वाले इलाके में ये सबसे पहला आपका ये अभियान था। ठीक, श्रीलंका की विजय के उपरांत राजेंद्र ने पांडवों और चेरों पर भी आक्रमण किया। जब श्रीलंका विजित हो गया तो इसके बाद इन्होंने पांडे और चेरे, पांड्य राजवंश और चेर राजवंश पे भी इन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया। इन राज्यों पर अधिकार करने के पश्चात उसने अपने पुत्र राजा धीराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय यानी महामंडलेश्वर, यानी यहाँ पे जो इनके पुत्र हैं राजेंद्र प्रथम के जो पुत्र हैं राजा धीराज, ठीक ना, उसको पांड्य प्रदेश का वायसराय या महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया गया और उसे चोल पांड्य की उपाधि भी उन्होंने राजेंद्र प्रथम जी ने दी। उत्तर में बंगाल के जो पाल शासक हैं महिपाल को पराजित भी इन्होंने किया और गंगा घाटी की इस अभियान पर सफलता पर राजेंद्र प्रथम जी ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण करते हैं। यहाँ पे यह जो राजेंद्र प्रथम से ये एक प्रकार का बस आए, हवा की तरह तूफान की तरह आए, उत्तर भारत में जितना जीत सके जीते और वापस लौट गए। इनको यहाँ पे कंट्रोल करने का कोई ज़्यादा मन में ये नहीं था, बस वो एक उपाधि धारण करना चाहते थे, गंगे कोंड की उपाधि। इस उपलक्ष्य में उन्होंने गंगे कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी स्थापना की। देखिए पहले के जो हुआ करते थे शासक होते थे उनका अपना नाम प्रभुत्व यश होना चाहिए, ठीक ना, इस चक्कर में वो दूर दूर तक अटैक कर देते थे और जीत के नई नई उपाधि, नया नगर, नया स्तंभ जो होते हैं बड़े बड़े स्तंभ उसको बनवा दिया करते थे। नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी राजेंद्र प्रथम जी ने निर्माण करवाया। राजेंद्र की सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विजय है वो 1035 ईस्वी में कडारम यानी आधुनिक केदह के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान था। श्री विजय साम्राज्य मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा निकटवर्ती द्वीपों तक फैला था। तो 1035 ईस्वी में राजेंद्र ने कडारम यानी इंडोनेशिया वाला जो इलाका है, सुमात्रा जाया आज भी है, सुमात्रा है, जावा है, देख लीजिएगा। जैसे इंडोनेशिया है तो कई द्वीपों पे है, इरियन जरा है, सुमात्रा है, जावा है। तो ये सब ज्योग्राफी में यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा या जेपीएससी बीपीएससी की, तो ध्यान रखिएगा कि जावा पे कौन कौन से शहर हैं, एरियन जावा पे कौन कौन से है, सुमात्रा पे कौन कौन से है, ठीक ना, कौन सा वहाँ पे स्ट्रेट है, तो उसके लोकेशन को बहुत अच्छी तरह से गूगल मैप पे ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि चोल जहाजी जो बेड़े हैं, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी को पार कर कडारम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोतुंग वर्मन को पराजित किया। निकोबार द्वीप समूह मलय प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर इन्होंने पूरी तरह से अधिकार कर लिया। तो चोलों की जो नौसैनिक शक्ति थी बहुत मजबूत थी। इधर मालदीव है, इधर अरब लक्षद्वीप हो गया, इस तरफ आपका पूरा इंडोनेशिया वाला जो इलाका है, ये अंडमान वाला जो है, इन सभी में भी उन्होंने अपनी पकड़ बना के रखी थी, ठीक ना। और उसी ज़माने में लोग गए हैं, तो आज भी अगर लक्षद्वीप में जाइएगा तब कुछ मलयाली कुछ तमिल मिल जाएंगे, यहाँ अंडमान में भी मलयाली तमिल मिल जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे श्री विजय साम्राज्य इस चोल आक्रमण के 2 कारण हो सकते हैं। श्री विजय जो साम्राज्य था संभवतः पूर्वी जगत के साथ चोलों के व्यापारिक संपर्क में बाधा बना हुआ था। यहाँ अटैक करने के कारण था मुख्य था विदेशी व्यापार, ठीक ना। ये जो था श्री विजय जी जो थे, ठीक ना, सुमात्रा के जो श्री विजय थे, वो कहीं ना कहीं चोलों का जो पूर्वी जगत के साथ जो व्यापारिक संपर्क था उसमें बाधा भी पहुंचा रहा था। यह एक व्यापारिक उद्देश्य हो गया। राजेंद्र अपने पिता द्वारा स्थापित औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार भी करना चाहता था। आज भी अगर हम इंडोनेशिया में, मलेशिया में देखेंगे तो तमिल मूल के ढेर सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक ना। वो बहुत ही मतलब अच्छी जगह है, तमिलियन वहाँ ढेर सारे मिलते हैं। तो आज से नहीं, अब एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वहाँ तमिल मूल के हैं, तमिल संस्कृति भी है, भारतीय संस्कृति भी है, वहाँ आज भी रामायण महाभारत इन सब चीज़ों का पाठ भी होता है। तो उस ज़माने से संपर्क है, ठीक ना। तो आज भी है। वहाँ की मुद्रा पे भी आप देखिएगा कि गरुड़ जी का, लक्ष्मी जी का मूर्ति मिलता है, गणेश जी का मिलता है। तो हालांकि एक मुस्लिम देश है, ठीक ना, लेकिन फिर भी वहाँ हिंदू जो कल्चर है वो आज भी आपको देखने को मिलती हैं। अब तो ये संपर्क जो है चोलों के समय से ही ज़्यादा प्रगाढ़ हुए हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे राजेंद्र प्रथम ने तिरुवलंगाडु और करंदई अभिलेखों में उसकी उपलब्धियों की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो राजेंद्र प्रथम की जो तंजौर अभिलेख है वही है तिरुवलंगाडु और करंदई
अभिलेख ये तंजौर में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। श्रीलंका और मालदीव पर जल सेना के कारण चोल नियंत्रण बना हुआ था, जिसके कारण पूर्वी जगत विशेषकर चीन के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन मिल रहा था। राजेंद्र द्वारा बंगाल पर आक्रमण निश्चित रूप से तमिल प्रदेश से प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। तो राजेंद्र द्वारा जो बंगाल पर आक्रमण था निश्चित रूप से तमिल प्रदेश से प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान भी इन्होंने बंगाल पर इन्होंने राजेंद्र जी ने अटैक भी किए थे। राजेंद्र चोल के शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा और दर्शन का प्रचुर विकास हुआ, ठीक ना। साउथ जो है पूरा का पूरा वैदिक शिक्षा और दर्शन का गढ़ रहा है। आज भी जाके देख लीजिए उनके मंदिर, उनके जो आपके द्रविड़ शैली के उनके मंदिर, उनके जो नीति नियम है, ठीक ना। एक बार हम भी साउथ के मंदिर में गए थे, हम जीन्स पहने हुए थे, तो पंडित ने जाने से मना कर दिया, कहा कि लूँगी। हाँ, मैंने कहा कि जा सकते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो आज भी साउथ के अगर मंदिरों में जाते हैं तो लुंगी जो होता है वाइट वाली लुंगी वह अनिवार्य है। कई जगह पे ये शर्ट ये गंजी उतरवा देते हैं कि ऊपर एक गमछी टाइप का अंग वस्त्र पहनिए, ठीक ना। बिल्कुल एकदम मेंटेन होकर जाना है, वरना आपके जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। ये क्लियर बात है। तो अगर साउथ के मंदिर जब आप घूमने जाते हैं तो वेल मेंटेन ड्रेस होना चाहिए, खासकर धोती नीचे लुंगी तो होनी ही चाहिए और अनिवार्य है, ऊपर एक गमछी रहे तो अच्छी बात है। चलिए, तो आज से नहीं, ये उस ज़माने से ही काफ़ी यहाँ पे वैदिक शिक्षा और दर्शन का प्रचुर विकास हुआ और आज भी ये केंद्र है, तो अच्छा लगता है, ठीक ना। वैदिक साहित्य का अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना भी कराई गई। उसके विद्यानुरागी पुष्टि उसकी उपाधियाँ जैसे पंडित चोल, मुडी गुंड चोल, ये राजेंद्र चोल जी की उपाधियाँ थी। इसके बाद नेक्स्ट आपको आते हैं, इनके बेटा थे राजा धीराज प्रथम। तो राजा धीराज प्रथम का जो शासनकाल है 1044 से 1052 तक है। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं राजा धीराज प्रथम उत्तराधिकारी बनते हैं, ठीक ना। और इसने चेर पांडी तथा लंका के संग को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। यानी जब एक शासक मर जाता है, उसका नया बेटा आता है, नया मतलब कि नए राजकुमार जो है राजा बनता है, तो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो चाहते हैं कि फिर से इसका बदला ले, जो इसके पिता ने जो हमसे लड़ाई झगड़ा किया है उसका बदला ले। तो उसने ये जो है आपका राजा धीराज प्रथम ने इस संघ को तोड़ने में यहाँ पे सफलता प्राप्त कर ली। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कल्याणी पर विजय के उपलक्ष्य में कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक कराकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। तो विजय राजेंद्र की उपाधि किसने धारण की? राजा धीराज प्रथम में। इनका शासन काल क्या है? 1044 से 1052 तक है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ कोप्पम के युद्ध में राजा धीराज मारा गया, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ कोप्पम का युद्ध हुआ और राजा धीराज जो है युद्ध में मारे गए। तो ये पहले चोल शासक हैं जो युद्ध स्थल पे मारे जाते हैं, ठीक ना। अगर मध्यकाल में आप चलते हैं तो पूरे सल्तनत में और पूरे मुगल में, ठीक ना, एकमात्र कौन है, ठीक, जो युद्ध स्थल पे मारा गया, ठीक ना। तो वो पानीपत का जो लड़ाई हुई थी 1526 वाली, ठीक ना, पहली वाली लड़ाई, तो उसमें इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी, ठीक है। वही एकमात्र ऐसा है जो युद्ध स्थल पे ही मारा गया है और सल्तनत काल में आपको कोई नज़र नहीं आते हैं। और यहाँ पे चोल काल में ये नज़र आते हैं, राजा धीराज प्रथम आते हैं जो युद्ध स्थल में, देखिए राजा का युद्ध स्थल में मारा जाना बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। जैसे भारतीय इतिहास में एक और चीज़ पढ़िएगा कि जो 14वें विक्रमादित्य थे, हेमू जो थे, हेमू, ठीक ना, तो हेमू भी युद्ध स्थल में मारे गए थे, ये चीज़ें। अब राजा धीराज ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ किया था। इनके बाद राजेंद्र द्वितीय आते हैं 1052 से लेकर 1064 ईस्वी तक। तो यह राजा धीराज के अनुज थे, छोटे भाई थे। और कोप्पन के युद्ध में राजा धीराज की हत्या के बावजूद इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्य अभिषेक करवाया था। तो 1062 में चोल सेनाओं द्वारा कूडल संगमम के युद्ध में चालुक्यों यानी सोमेश्वर प्रथम को इन्होंने पराजित भी किया था। तो राजेंद्र द्वितीय ने राजा धीराज प्रथम के जो मृत्यु थे उसका बदला पूरी तरह से ले लिया। इसके बाद वीर राजेंद्र आते हैं जिनका कार्यकाल 1064 से 1070 ईस्वी के बीच है। इस काल में पश्चिम चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने कूडल संगमम में
चोलों को पुनः युद्ध करने के लिए ललकारा, किंतु अशाग्य रोग के कारण वह युद्ध क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो पाए और अपमान और रोग से त्रस्त होकर तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो भारतीय इतिहास में कई ऐसे शासक भी आपको मिलेंगे जो जल समाधि ले लेते हैं। जल समाधि का मतलब है कि हम जिंदा हैं और नदी में जानबूझकर एक तरह से आत्महत्या, कि हम अपमान से, अपने प्रशांत से और नदी में उतर जाते हैं, कोई तैरने का प्रयास नहीं करते हैं और उतर के अपना सुसाइड करना, इसे बोलते हैं जल समाधि लेना। तो वीर राजेंद्र जी भी यहाँ पे तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इस घटना की स्मृति में वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा की नदी तट पर विजय स्तंभ की स्थापना भी की थी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने राज्य केसरी की उपाधि धारण की वीर राजेंद्र जी ने। इसके बाद है कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी तक। तो पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य के शासक बनते हैं। वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम के प्रपौत्र थे, नाती थे। कुलोत्तुंग प्रथम के साथ चोल चालुक्य वंश की परंपरा का शुरुआत होती है। उसका शासनकाल शांति का शासनकाल था और कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य षष्ठ ने किया, किंतु उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि कुलोत्तुंग के समय श्रीलंका के जो राजा थे विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन यहाँ पे नहीं किया और अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरू पेरुमाल के साथ कर दिया गया। तो कुलोत्तुंग प्रथम एक उदार शासक थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करके चीन के जो राजकुमार थे करके कहीं न कहीं श्रीलंका और चीन के बीच जो रिश्ते थे उसको मजबूत बनाया। वो चाहता तो युद्ध में जीत भी सकता था, लेकिन युद्ध की नीति न अपनाकर विवाह की नीति अपनाकर श्रीलंका और तमिल के जो रिश्ते थे उसको यहाँ पे बना के रख लिया। वो एक प्रकार की मित्रता कर ली। ठीक ना, उसने भी राज की तरफ भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया और व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगी तटकरों को समाप्त किया, जिसकी वजह से शुंगम तरवित चोल यानी करों को हटाने वालों का उपाधि इसको मिली हुई थी। ठीक ना, कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा प्रसारित चोलों के स्वर्ण सिक्कों पर कुछ उपाधियां जैसे कि कटक कुंड चोलन, मलय नडु कुंड चोलन का उल्लेख प्राप्त होता है। तो चोलों को जो स्वर्ण सिक्कों पर कुछ उपाधियां भी प्राप्त, कुलोत्तुंग प्रथम के जो सोने के सिक्के थे उसमें कई प्रकार की उपाधियां हैं, जैसे कटक कुंड चोलन, मलय नडु कुंड चोलन का उल्लेख यहाँ पे है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1070 ईस्वी में कुलोत्तुंग ने 92 व्यक्तियों को एक दूत मंडल 92 जिसमें 92 लोग थे, ठीक ना, इसको भेजा गया था चीन में। यह दूत मंडल एक व्यापारिक शिष्ट मंडल था जिसे तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। तो चोलों का तो ऑलरेडी समुद्रिक व्यापार ही था, नौसेना बेहतरीन थी, व्यापार करना ही चाहते थे और व्यापार में इन्होंने चीन को भेजा था और चीन के व्यापार में ये बाधा पहुंचा रहा था श्री विजय वाले जो शैलेंद्र वंशीय शासक थे विजय, ठीक है, श्री विजय, तभी तो उसने अटैक किए थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में कुलोत्तुंग को 2 बार कलिंग के विरुद्ध युद्ध भी करना पड़ा। इसके शासनकाल में मलय प्रायद्वीप के साथ चोलों का सुदृढ़ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बने रहेंगे। ठीक है, मलय यानी मलेशिया वाला इलाका, इंडोनेशिया वाला इलाका, यहाँ से व्यापार वाणिज्य, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक संबंध प्रगाढ़ रहे, बने रहे। इसके बाद देखेंगे विक्रम चोल। इस शासन का इनका जो विक्रम चोल का शासन है अपेक्षाकृत शांति का था। उसने चिदम्बरम में नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया और मंदिरों आदि को अपार दान भी दिया। ठीक ना, विक्रम चोल जो थे धार्मिक रूप से बहुत ही असहिष्णु थे। असहिष्णु इस मामले में थे कि गोविंद राज की प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिए थे। देखिए, भारतीय इतिहास में देखेंगे कि कभी कभी कुछ शासक जो होते हैं, कोई शैव का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, तो यहाँ पे ये जो है शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के प्रकांड भक्त हैं, इतने भक्त हैं, इतने प्रकांड भक्त हैं कि उन्होंने गोविंद राज जी में गोविंद राज मंदिर की जो वैष्णव मूर्ति थे उठा के समुद्र में फेंकवा दिया कि हम शिव के भक्त हैं, शिव के रहेंगे। तो एक नमूना ऐसे मिल भी जाते हैं। ठीक ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा असहिष्णुता तो है, ठीक ना, क्योंकि भारत में बहुदेववाद है। इतिहास में देख लीजिए, भारत क्या बहुदेववाद है, कोई राम को, कोई स्वयं को, कृष्ण को, कोई सरस्वती को, कोई काली को, कोई दुर्गा को, तो ये बहुदेववाद है, बहुदेववाद।
ठीक ना, ये चीज़ें। उसने अकाल और बाढ़ के समय प्रजा से जबरन राजस्व वसूल भी किया। चिदम्बरम के मंदिर को सुसज्जित कर रहा था। इसकी उपाधि त्याग समुद्र की थी। इन्होंने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। कुलोत्तुंग तृतीय जो है चोल वंश के अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम जो शासक है राजेंद्र तृतीय है, ठीक ना। राजेंद्र तृतीय चोलों के अंतिम शासक हैं। कुलोत्तुंग तृतीय ने कुंभकोणम के नटे कुंभकोणम, ठीक ना, कुंभकोणम के नजदीक, ठीक ना, त्रिभुवन में कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा चोल प्रशासन देखेंगे। थोड़ा सा पानी पी ले। हम ना कमाते हैं तो हम लेके जाते हैं। मेरे को कुछ ना दिए। हाँ तो 9 से ढाई में दी है। कहीं भी बोलते बोलते गला सूख जाता है। एक घूंट जरूरी है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए। चलिए चोल प्रशासन देखते हैं, ठीक ना। केंद्रीय प्रशासन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं राजा होते हैं। सार्वजनिक प्रशासन में राजा की भूमिका मौखिक आदेश यानी तिरुवाय कैल्बी के रूप में होती है। तिरुवाय कैल्बी क्या है, तो राजा के मौखिक आदेश को ही तिरुवाय कैल्बी कहते हैं। शासन का जो स्वरूप है राजतंत्रात्मक है। राजा चक्रवर्तीगण त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च स्मारक उपाधियों को ग्रहण करते हैं। ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराधिकार का पद था, यानी जो बड़ा बेटा था वही राजा बनेगा। उपराजा का पद पर सदा राजकुमारी की नियुक्ति होती है, और जो उपराजा होता था वो कौन होती थी, राजकुमारी होती थी। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। जो ऊपरी श्रेणी वाले अधिकारी हैं उनको पेरुंदनम, उनको ऊपरी जो से अधिकारी हैं जो टॉप लेयर के हैं उनको पेरुंदनम कहते थे, और जो लोअर ग्रेड के जो अधिकारी हैं उनको सिरुदनम कहलाते थे। सरकारी पद जो होते थे वंशानुगत होते थे, यानी बाप है फिर बेटा इस तरह से हुआ करते थे। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक को वडेक्कार वय डे आधा का र वडेक्कार कहते हैं। नायक सेनापति महादंड नायक सेना के बड़े अधिकारियों में से होते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि अधिकारियों को उनकी नियुक्ति के स्थान पर वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी। राज्य के उच्च अधिकारी मंत्रियों को उड़न कुट्टम कहा जाता था। जो राज्य के उच्च अधिकारी मंत्रियों को क्या कहा जाता था, उड़न कुट्टम कहा जाता था। मुख्य अधिकारी में कौन कौन थे, जो प्रधान सचिव है उनको ओलय नायकम कहते हैं। एक प्रधान कर्मचारी जो होते हैं उनको तिरुंदनम कहते हैं। कार्य प्रेषक क्रीनानी जो है उसे विडैयाधिकारिन कहते हैं, ठीक ना। प्रशासनिक विभागों में प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांत में विभाजित था, ठीक ना। चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत को क्या कहा जाता था, मंडलम, ठीक ना। महत्वपूर्ण प्रांतों को प्रशासन, जो प्रांतों का प्रशासन है राजघराने से संबंधित व्यक्ति जो होते थे वो किया करते थे। मंडल को वलनाडु या जिलों में, ठीक ना। मंडल जो है उसको, जैसे मंडल का मतलब हो गया स्टेट, ठीक ना, तो स्टेट को क्या बांटा गया, वलनाडु या जिलों में बांटा गया, ठीक ना। वलनाडु को फिर नाडु में बांटा गया, और नाडु को कुर्रम में बांटा गया, ठीक ना। जैसे सोपान होता है, जैसे केंद्र हो गया, फिर राज्य है, राज्य से प्रमंडल है, प्रमंडल से जिला है, जिला से नीचे है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो जिला है वो क्या है, वलनाडु है, और जिला के नीचे वलनाडु हो गया, नाडु आपको सब डिविजनल हो गया, ठीक ना, और कुर्रम आपका गांव हो गया। इस तरह से समझिए। इस प्रकार अवरोही क्रम में चोल साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनमें राज्य है, फिर मंडल है, फिर वलनाडु है, फिर नाडु है। कुर्रम या कोटम का मतलब नीचे वाला जो गांव है वो हो जाता है। ये 5 हैं। बड़े बड़े शहर और गांव स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते हैं, जैसे तंयूर या तंकुरम। कि जो बड़े शहर या हैं या बड़े गांव हैं वो अपने आप में एक कुर्रम है, कुर्रम पूरा के ऊपर रे माँ, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मंडल प्रशासन को लेकर ग्राम
मंडल प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता करने के लिए स्थानीय सभाएं होती थी। स्थानीय सभाएं एक प्रकार से पंचायती राज की तरह होती थी। तो नाडू की जो स्थानीय सभा थी उसको नट्टार कहते हैं। नाडू की स्थानीय सभा को नट्टार कहते हैं और व्यापारिक संघ की सभा को नगरट्टम, ठीक ना, या नगरट्टार या नगरम भी कहते थे। अब इसके राजस्व व्यवस्था को देखेंगे। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था, जो साधन था भूमिकर था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल किया करते थे, ठीक ना। अब देखेंगे कृषि उत्पादन में 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। चोल सम्राट जो होते थे राजराज कुलोत्तुंग ने भूमि की नाप भी करवाई थी। जैसा बता चुका हूँ, कृषि भूमि भू राजस्व की उपज के अनुसार समय समय पर पुनर्निर्धारण करने का उल्लेख मिलता है। उपज के अनुसार भूमि को की कुल 12 कोटियों में विभाजित किए जाने का विवरण चोल अभिलेखों से प्राप्त होता है। सीमा शुल्क, राहदारी, अनेक व्यवसाय धंधों पर लगाए गए करों से राज्य की आमदनी भी होती थी। खान जंगलों के उत्पादन से अतिरिक्त नमक कर भी आय के स्रोत हुआ करते थे। भूमि कर के अतिरिक्त चोल राजा व्यापार कर या निकटवर्ती क्षेत्रों से लूट मार से अपनी आय भी बढ़ाया करते थे। विवाह समारोह पर भी टैक्स लगा करता था। अभिलेखों में करों और वसूलियों के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वह हराय, वरे, मरुपंडु, दंडम, इस तरह के प्रयोग किए गए हैं शब्द, जो तमिलियन शब्द हैं उसको। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि प्रत्येक नगर और गांव में कुछ भू क्षेत्र कर मुक्त होते थे। कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, जैसे कि हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के जो कारीगर हैं उनके आवास स्थान है, चंडालों की बस्तियां हैं, मंदिर, तड़ाग यानी कि आपको हो गया तालाब हो गया, नहरें, शमशान भूमि, यहाँ से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अन्न का मान 1 कलम यानी 3 मन था, ठीक ना। अन्न का मान क्या था? 1 कलम या 3 मन के बराबर होता था। सोने के सिक्कों को काशू कहा जाता था, काशू, ठीक ना। वेली